बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ ईमन भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और साबिक MNA शेख सलाहुद्दीन साहब, जिनको भाई के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या बात है कि एक वक्त में MQM अवाम की बात करती थी और आज अपने ही मसलों में उलझी हुई है, और 3 साल गुजर जाने के बाद अब क्या बताएंगे कि MQM की क्या प्लानिंग है आगे जो 2 साल रहते हैं उसके लिए? देखें, जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है MQM की है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटैक्ट है और कोई ऐसी बात नहीं है। असल जो मसला था आपको पता है कि पिछले कई सालों से जो हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, और ऑपरेशन के दौरान यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो नेगेटिव चीज़ें थीं, वो भी हुई हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें थीं जिसमें हुकूमत जो मौजूदा जो हुकूमत है उनके साथ भी हमारा जो है कोalition रहा है, या फिर आवाम के साथ एक हमारा जो क्लोज़ कॉन्टेक्ट है, और हम आवाम की नुमाइंदा जमात हैं। कराची के आवाम हमें मैंडेट देती है। इसी मैंडेट को तस्लीम करते हुए हमें हर गवर्नमेंट हमारे पास आती है, हर हुकूमत हमारे पास आती है, और हम उनको भरपूर तरीके से साथ भी देते हैं। लेकिन ये है कि जो असल मसला है कि हमारी इस वक्त हमारे काफ़ी साथी जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं, या हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मिसिंग हैं, यानी कि मिसिंग पर्सन में चले जाने का मतलब ये होता है कि उनको हम कहाँ से तलाश करें। इसके लिए हमारी बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से बात होती रहती है कि हमें कुछ मामलात को हल करना होगा, क्योंकि कराची के अवाम हमारे से पूछते हैं, क्योंकि कराची के अवाम का जो मैंडेट है, कराची के अवाम के मसाइल को हल करना मुत्तहिदा कौम के सिवा कोई कर नहीं सकता। जैसे कि आपको मालूम है कि 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर जो मामलात हुए, बहरहाल मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी सीट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर 14 सीट की बात की, 14 सीट बहुत बड़ी कराची की जो है एक नुमाइंदगी है। तो इस वक्त 2-2.5 साल क्या बल्कि 3 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, उसके अंदर हमें कहीं पे भी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ को, जो कि एक नई जमात थी, और आवाम ने भी उनको यही चाहा था कि कोई नई चेंज आए, कोई तब्दीली आए। तो जब तब्दीली आने के बाद उनको वो डिलीवर करना था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो हम अभी भी आवाम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ देख रही है और देखती है, और हमारे से बार बार ये सवाल करती है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, आज भी आवाम मेरे से ही कॉन्टेक्ट करती है, और मैं उनके काम भी करवाता हूँ जहाँ तक मेरी अप्रोच होती है। जो हमारी अपनी ताकत है उसके हवाले से मैं भरपूर तरीके से अभी भी काम कर रहा हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। सर, आप ये बताइएगा कि MQM हुकूमती इत्तेहादी जमात होने के बावजूद अवाम के लिए काम करती नज़र नहीं आई है। इस बात को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अवाम ने यही अपना मुद्दा रखा है कि हमें MQM से उस तरह फ़ायदा नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में देखें, जो कराची की एक डायनामिक है, वो डायनामिक ये है कि कराची की जो आबादी है वो तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। हर साल का अगर देखा जाए तो एक तो यकीनन एक कुदरती तौर पे बढ़ती है, और एक होता है इन्फ्लक्स होता है जो आ रहा होता है। हम बार बार एक बात को पिछले 3 दहाइयों से ये बात कह रहे हैं कि एक दफ़ा तो मरदमशुमारी जो सेंसस है वो सही करा लें, ताकि उसके हिसाब से आवाम को जो है वो फैसिलिटीज़ देनी होती हैं। अब इसके मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आज हम एक जिस टेबल पे बैठे हैं, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग आ सकते हैं इस टेबल पे, लेकिन अगर 40 लोग आ जाएंगे तो आप कैसे बिठाएंगे? तो उसको सर्व भी नहीं कर सकते। तो उस वक्त कराची की यही हालत हो रही है कि ओवर क्राउडेड हो गया है, और उस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अब जो आबादी की रफ्तार जो मैंने बताया, अब वो जो हॉरिजॉन्टल वो चली गई है। अब जो बिल्डिंग्स हैं जो ग्राउंड +2 होते थे, अब ग्राउंड +20 हो गई हैं। सर, तो ये बात तो इलेक्शन के दौरान ही नहीं प्लान कर ली जाती कि जिस तरह से आवाम है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग के दौरान सारा कुछ हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि किसको इस तरह से सहूलियात से मुयसर किया जाएगा, किस तरह से क्या किया जाएगा। ये तो प्लानिंग की जाती है ना हर पार्टी की तरफ से। देखें, बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि हम तो हर साल बजट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन वो बजट में नहीं डाली जाती। और होना तो ये चाहिए कि
कराची का अगर एक इलाका भी अब छोटा सा लेंगे ना, कोई भी है, फॉर एग्जांपल लियाकताबाद ले लें या सदर ले लें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज़्यादा वो टैक्स पे कर रहा है। तो जब टैक्स अदा कर रहा होता है तो उसको उसी तरीके से उसको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसको जो है फैसिलिटीज़ देने के बजाय हम ये कर रहे हैं कि सारा जो है टैक्स कलेक्ट करके जो हमें जो NFC के तौर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो इस वक्त हुकूमत को मैं समझता हूँ कि जो सीरियसली देखना है वो देखना है कि कराची के मामलात, उसके मसाइल का हल, क्योंकि एक माशी इंजन है कराची, एक माशी इंजन है। अगर ये माशी इंजन चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो पूरे पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। सबसे ज़्यादा तवज्जो इस वक्त कराची को देनी चाहिए। तो मेरी तो मतलब ये भी अभी सदा है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और प्रेसिडेंट साहब से भी, दोनों जो है वहीं से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, तो दोनों को चाहिए कि इस वक्त कराची के ऊपर पूरी तवज्जो दें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है उन तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो। आज कराची की जो आबादी है वो 3 से 3.5 करोड़ पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर मुल्क हैं जो हैं 3.5 करोड़ के, 3 करोड़ के, और उसके कई सूबे हैं, यानी कि 40, 30 और 20 सूबे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इन सूबों पे बात करें कि हमें पाकिस्तान की जो आबादी है बढ़ रही है, तमाम शहरों की आबादी को करते हुए कराची में सूबे बनाए जाएँ और कराची को भी जो है वो एक एम्पावरमेंट दी जाए। तो जब ये सूबा बनेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर ये एम्पावरमेंट होगी, मामलात और मसाइल हल होंगे। सर आप ये बताइएगा कि आगे रमज़ान सर पे है, सियासत को लेकर बेतहाशा जो है बयानात आ रहे हैं, सेनेट को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है, लेकिन किसी भी सूरत में महंगाई और बेरोज़गारी पे बात नहीं हो रही है। और क्या ये सच नहीं है कि तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं, किसी को अवाम की परवाह नहीं है इस वक्त कि अवाम जो रोना रो रही है महंगाई का और बेरोज़गारी का? आगे जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, कोरोना के, रमज़ान सर पे है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अवाम को कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, महंगाई की बात क्यों नहीं की जा रही है, बेरोज़गारी की बात क्यों नहीं की जा रही है? हर कोई अपनी सियासत चमकाने में ही फ़िलहाल लगा हुआ है। देखिए, सबको इक़्तिदार का नशा है ना, इक़्तिदार के नशे में सब बैठे हुए हैं कि अगर अभी किसी के पास इक़्तिदार है तो वो भी अपने नशे में, अब जो जिनके पास नहीं है वो इक़्तिदार की तरफ देख रहे हैं। होना ही चाहिए था कि इस वक्त आवाम जो है बुरी तरह पिसी हुई है महंगाई से, और अभी जिस तरह से मामला चल रहे हैं IMF के, हम भी देखते हैं कि हमारी इकॉनमी बस्ट हो रही है, और जिस तरह जो इलेक्ट्रिक में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत अशियाई सारे आपकी बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, दालें हो, गोश्त की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, चिकन की बात ही नहीं कर रहा। ये तो वो चीज़ें जो अप्रोचेबल होती थी किसी वक्त गरीबों में, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। अब तो ये अमीरों के लिए भी अप्रोचेबल अब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मसला देखें, सीधी सी बात है कि हमारी तो बदकिस्मती है कि रमज़ान आ रहे होते हैं या कोई हमारा और त्यौहार होता है, ईद का, बकरीद का, जो भी होते हैं, उसमें यह है कि चीज़ें गायब भी हो जाती हैं, चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं। जबकि दुनिया के अंदर है कि जो भी त्यौहार आ रहे होते हैं मजहबी किस्म के, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ तो अब तो कोरोना आ गया और इसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि ड्यू टू कोविड भी बड़े मामला मसाइल ख़राब हो गए हैं, उसको भी देखा नहीं जा रहा। मतलब ये हालत है ऐसे लोगों की जो कि स्टॉक होल्डर हैं या जो लोग स्टॉक करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इस वक्त लोग मर रहे हैं बेचारे, और कोरोना की वजह से और भूख अफलास की वजह से उनका ख्याल किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुमलिकत है पाकिस्तान हम कहते हैं, लेकिन हमें मजहबी जो सबसे ज़्यादा अहम है रमज़ान का महीना, उसमें भी जो है वो रिलीफ देने को कोई तैयार नहीं है, हुकूमत भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है। जबकि अभी जो है अगर आप देखें टमाटर का जो रेट हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत इस्तेमाल की रोज़ाना की, वो इतने बढ़ गए हैं पैसे उसके कि जो अप्रोच से बिल्कुल बाहर हो गई। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो खुद आपके चैनल के तवज्जो से भी, मैं हुकूमत से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और प्रेसिडेंट साहब से भी मैं कहूँगा कि भाई ये जो है इस मामलात को बहुत सीरियसली देखें और इसको हल करने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करें, कोशिश करें। सर मैं आपसे आखिरी सवाल एक करूँगी कि आपने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 254 से कामयाब मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद असलम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उनकी फ़तह को जो है आपने कलअदम करार दे दिया था, इस बेसिस पे कि
1997 में उन्होंने कोई स्मगलिंग के वो केस में इन्वॉल्व थे और इस तरह से। तो सर आप ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह हुई कि अब आप उन्हीं के इत्तेहादी हैं, उस वक्त कस्टम कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया, अब आप उन्हीं के, ऐसी क्या वजह थी कि अब आप उन्हीं के इत्तेहादी बन गए? देखिए, एक तो ये था कि 2018 के जो इलेक्शन हुए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े डिफरेंट इलेक्शन थे ये, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि तमाम सिस्टम जो है वो सही चलेगा, लेकिन बदकिस्मती से 12 बजे के बाद RTSC बंद हो गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी। अब हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि जो मामलात हुए आप सबके सामने हैं, इस पर बड़ी गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन ये है कि मैं स्पेशली यानी 254 जिसमें मैंने कॉन्टेस्ट किया था, ये हमारी MKM की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो गढ़ है 90, ये वो वाली सीट है, और इस पर एक बाई इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो, 246 के हवाले से था वो, 246 के नाम पे जो मौजूदा गवर्नर हैं इसके ऊपर लड़े, इस पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और उसमें जो है इमरान खान साहब खुद आए थे, लेकिन उनको भी हमने 1 लाख वोटों से हराया था। तो ये पाकिस्तान की तारीख का वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस जगह के ऊपर मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और मेरे पास तकरीबन 187 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड मौजूद है कि जो कि बिल्कुल ब्लैंक और नील है। तो ये तो वैसे ही कलअदम हो जाता है। और जब हमें फॉर्म 45 नहीं मिलता इलेक्शन के दिन, जिस वक्त ये काउंटिंग हो रही होती है, साइन बाय द जो रेजिडेंस उसका जो ऑफिसर होता है, अगर उसने हमें नहीं दिया तो इसका मतलब ये, और उसमें तमाम पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं, तो पोलिंग एजेंट को पहले ही बाहर निकाला हुआ था। जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन के बाद पेपर नहीं मिलता, तो वैसे ही कानूनी तौर पे जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके कानून ये कहता है कि वो कानूनी तौर पे वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया। तो हमें तो वो मिले ही नहीं पेपर। उसके बाद जो है 3 दिन के बाद वो पेपर मिले। उसके बाद जब हमने देखे फॉर्म 47 को, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद मैं कोर्ट भी गया हूँ। कोर्ट में देखें, हमने खुद इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर काम किया है, और 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो मतलब पाबंद करता है जजेस को कि 3 महीने के अंदर अंदर वो फैसला सुनाए अगर जो भी पिटीशन में जाता है। लेकिन आज जो है 3 साल हो गए। मैं हैरान हूँ कि 7 महीने के बाद वो सिर्फ मेंटेनेबल हुआ। उसके बाद उन्होंने सब चीज़ देखी, और एक सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि जो कि मुझे बाद में पता चली कि ये शख्स जो मोहम्मद असलम सिंगापुरी के नाम से मशहूर हैं, ये जो है पहले से ही एक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और इस क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा बड़ा रिकॉर्ड है कि उसकी FIR कटी हुई है, उसकी सारी चीज़ें, तो ये कंसीलमेंट फैक्ट के ऊपर उतरता है, यानी 62-63 पर। तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर इसको दबा दिया गया, क्योंकि उस वक्त यही कहा गया कि अभी तो ये नई गवर्नमेंट है, उसके बाद हम देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करेंगे। लेकिन आज 3 साल हो गया। इसमें सज़ाएँ हुई इस केस के अंदर। ऐसे लोगों को जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे उनको भी 10 साल की सज़ा हुई है, और उसके साथ जो थे उनको भी 5-5 साल सज़ा हुई है, और 5-5 करोड़ रुपए जुर्माने हुए हैं। तो आप ये समझें कि उसका मेन ये एक्यूज़ पर्सन थे, जिसमें ये वांटेड हैं, इश्तिहारी मुल्ज़िम है। तो इश्तिहारी मुल्ज़िम जब है डिक्लेयर हो गया, और कोर्ट की जो है वो जो कस्टम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब भी ये नज़र आए उनको पकड़ के गिरफ़्तार करके केस चलाया जाए। लेकिन आज तक वो घूम रहे हैं, बल्कि ऐवान में पहुँच गए। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ऐवान में पहुँच गए, और अभी तक कोई भी इनको जो है गिरफ्तार नहीं कर सका। अभी ये बेल पर हैं। इन्होंने अपनी एक जो है अबूरी ज़मानत ली हुई है, जो कि पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। तो मैं तो इस बात पे भी हूँ, मैं इस वक्त आपके तवज्जुह से जो है तमाम जितने भी जजेज़ हैं, ख़ासतौर पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि इस तरह के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले हैं आज ईमानों में हैं, तो ये ज़्यादती मुल्क के साथ, तो ये इसको फौरी तौर पे इस केस को टेकअप किया जाए। अभी तक जो है इलेक्शन पिटीशन में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा, 3 महीने 6 महीने से डेट नहीं दी जा रही है। इसी तरह जो है कस्टम कोर्ट के अंदर जो है वो केस चल रहा है, फ़र्ज़ जुर्म आयदी हो चुकी है ये, लेकिन ये कि अपना वो छुट्टियों की दरख्वास्त दे दे के जो है वो डेट्स बढ़ा के आज ये तारीख पे तारीख चल रही है। लेकिन ये कि इसका ना तो सुना जा रहा है इस केस को प्रॉपर तरीके से, और बल्कि जब सुना नहीं जा रहा तो फैसला क्या देंगे। सर, हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ पर हुकूमत की किसी सेंस में कोई नाअहली है कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट कर पा रहे हैं?
देखें, एक तो ये है कि हुकूमत को सब कुछ मालूम है। हुकूमत अपने, मैंने कहा ना कि सब अपने इक़्तिदार के नशे में चूर है इस वक्त। कोई भी अपने इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहता। वो समझते हैं कि एक सीट अगर चली जाएगी तो हम और नीचे आ जाएंगे, तो अपोजिशन और मजबूत हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन मजबूत इस तरह नहीं होगी, बल्कि मजबूत आपकी हुकूमत जब होगी जब आप अच्छे लोगों को ऐवानों में लेके आएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड पे लोगों को जो है इस तरह रखेंगे तो ये बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताता हूँ कि ये जजेस, अदालतें जो हैं जब तक कि अपने फ़ैसले जो है सही वक्त पे नहीं सुनाएंगी, अदालतें जो है वो इंसाफ के तकाज़ों में पूरा नहीं करेंगे, तो बहुत आवाम के लिए और मसाइल जो है उनके लिए बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसे जज भी थे जिन्होंने जो है एक होटल में जाके एक ऐसे मिनिस्टर की जो उन्होंने पकड़ा है उसको, और उसके बाद जो है वो शराब के साथ, तो वो ये समझें कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जो इन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद जो है वो साबित नहीं कर सके और वो शहद बन गया, वो जो है उनके पास जो बोतल थी वो शहद की बोतल बन गई। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अदालतें कहाँ खड़ी हैं कि एक चीफ जस्टिस जो है साबित नहीं कर सका कि ये शराब जो है शराब को शराब साबित नहीं कर सका और वो जो है शहद की बोतल बन गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख सलाहुद्दीन आपका हमें ज्वाइन करने का। तो नाज़रीन, आपने सुनी हमारी शेख साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ दिया मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, जो अब हमने ये देखना है कि अवाम के लिए हकीकी तौर पे कौन खड़ा है। इसी तरह के नए मौजू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम अवाम की सोच में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब पे नजर, अंदर की खबर।